नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पाठ 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको विद्युत मोटर का जो है सिद्धांत और उसकी कार्यविधि और उसका आरेख समझाया था और जो विभक्त वलय का कार्य समझाया था। आज दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अगर वो नहीं आएगा तो ये ज़रूर जो है आपकी 10th की बोर्ड की परीक्षा में आता है। तो ये बदल कर आते हैं हमेशा, कभी जो है विद्युत जनित्र आ जाता है, कभी जो है विद्युत मोटर आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो जो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो दोनों को ही आपने अच्छी तरह समझना है और उनको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रशों का क्या कार्य है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनोमा जिसको बोलते हैं या विद्युत जनित्र जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है पहले उसको देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पे चुंबकीय लिखा हुआ है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चेंज करता है। इसका मुख्य जो कार्य है वो ये है। अभी सिद्धांत है इसका, जो उसको देखते हैं हम कि जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, यानी जब कोई बंद कुंडली होगी किसी उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जो है फील्ड में रखकर जो है घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि चुंबकीय फ्लक्स से क्या होते हैं करके। चुंबकीय फ्लक्स किसी तल से गुजरने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं होती हैं तो उससे संबद्ध होती हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो है तो उसके जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें लगातार जो है जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो है कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। लगातार जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगी, एक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो निकलेगा। कुंडली को जो है कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणित हो जाता है। यानी कि कुंडली को जो घुमाने में कार्य किया जाएगा वो जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका सिद्धांत होता है विद्युत जनित्र का। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। ठीक है, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला आता है क्षेत्र चुंबक, जैसा कि आपको ये डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या इसके भाग है करके। ठीक, ये आपका डायग्राम है। तो ये साइड से आगे क्षेत्र चुंबक जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसके अंदर एक बंद कुंडली को घुमाया जाता है और इस तरह से शेफ्ट में घूमता है इसके अंदर। ठीक, ये एक आयताकार कुंडली है जिसके नाम दिए गए हैं ए बी सी डी, इसके कोनों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक जो है उससे जोड़े गए हैं। इसमें जो है सर्पी वलय, ये दो जो हैं ये सर्पी वलय होते हैं इसमें। ठीक, जिनको क्या कहते हैं, S1 और S2 का, S1 और S2 से जिनको बताया गया, ये देखिए S1 है, ये S2 है और इसमें दो ब्रुश लगे रहते हैं। एक सर्पी वलय पहले वाले सर्पी वलय पे लगा रहेगा B1 और एक दूसरे वाले सर्पी वलय पे लगा रहता है FB2 करके। तो ये दो ब्रश इसमें लगे रहते हैं और उसके पश्चात जब ये अ, कुंडली शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, ठीक है, तो क्या होता है उसके कारण से जो है कुंडली में इस कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित होती है और विद्युत धारा प्रेरित होने के पश्चात जो इस आरेख में जुड़ा हुआ या इस परिपथ में, जो इसका परिपथ है, इसमें जुड़ा हुआ जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है, यानी कि जलने लगता है। तो इस प्रकार में पता लग जाता है कि जो ये मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई करके। ठीक, अब इसके हम भाग देख लेते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS, जैसे मैंने आपको बताया, एक N ध्रुव वाला होगा, एक S ध्रुव वाला होगा। ठीक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली जो है घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर जाती हैं। हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका आर्मेचर, जो सबसे मेन पार्ट होता है जनित्र का। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। जो आर्मेचर जो कुंडली कही है हमने ABCD जिनका नाम दिया है, तो वो जो है आर्मेचर कहलाती है, जो कच्चे लोहे की रॉड पर पृथक्कृत तांबे के तार पर लपेट के बनाई जाती हैं। यानी कि कच्चे लोहे पर जो है तांबे के तार को जो है लपेट करके वो कुंडली तैयार की जाती है। इसमें तांबे के फेरों की संख्या अधिक होती है। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों N और S के बीच तेजी से घुमाया जाता है। तो जो ध्रुव चुंबक हैं N और S, उन दोनों के बीच रख के इसको तेजी से घुमाया जाएगा। आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन आदि का उपयोग किया जाता है।
तो आपने देखा होगा कई बार जो मोटरें होती हैं, जो जनरेटर होता है उसमें भी क्या होता है, जैसे जो शादी बारातों में यूज़ किया जाता है जनरेटर, उसमें एक हैंडल टाइप का लगा रहता है जिसमें जो है तेज़ी से एक बार घुमा देते हैं उसको, तो जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसके द्वारा जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी जो उत्पन्न होगी, आंतरिक ऊर्जा, उसके पश्चात जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्राप्त होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे टरबाइन हो गई। ठीक है, बड़ी बड़ी टरबाइनों को घुमाने किया जाता है, वाटर टरबाइन को घुमाने, पेट्रोल इंजन आदि को जो है आर्मेचर का उपयोग किया जाता है इसमें, जिससे कि कुंडली को आसानी से घुमाया जा सके। फिर अगला पार्ट होता है इसमें सर्पी वाला, जैसा मैंने आपको बताया था, जो अलग एक ही कुंडली में अलग जगह पर जुड़े रहते हैं। कुंडली पर लिपटे तार को दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 S2 से जोड़ देते हैं। तो कुंडली पर जो लिपटे हुए तार होंगे, यानी कि आर्मेचर पर जो लिपटे हुए तार होंगे, उनको जो है धातु के दो छल्लों S1 और S1 और S2 से जोड़ते हैं अलग सिरे को, तथा आर्मेचर के साथ साथ जो है वो जो सर्वी वाले हैं ये भी घूमते हैं। ठीक है, फिर चौथा भाग होता है इसमें ब्रूस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रूस भी जुड़े रहते हैं अलग वलयों पे। तो सर्पी वलय S1 और S2 सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों B1 और B2 को स्पर्श करते रहते हैं। जो सर्पी वलय से जुड़े हुए जो दुग्रुस होते हैं B1 और B2, उससे जो है सर्पी वलय हमेशा जो है टच करता रहता है, जिन्हें जो है ब्रुश कहा जाता है। अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। ठीक है, माना कि कुंडली ABCD दक्षिणावर्ती दिशा में घूम रही है, यानी दक्षिणावर्ती इस तरह से घूम रही है, उल्टा इस तरह से लगातार ऐसे ऐसे, तो जिससे भुजा CD नीचे की ओर जा रही है। ठीक, जैसे कि ये दक्षिणावर्ती कुंडली घूमेगी तो इससे क्या होगा, ये भुजा उल्टी तरफ चली जाएगी इस तरह से। ठीक, तो नीचे चली जाएगी, तथा भुजा ए भी ऊपर की ओर आ रही है, तब भुजा थोड़ा जो होगी वो सीढ़ी की तरफ को चली जाएगी। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा चित्रानुसार होगी, यानी चित्र के अनुसार जो प्रेरित, जैसे मैंने आपको समझाया किस तरह से जो है इसमें धारा, प्रेरित धारा जो है वो उत्पन्न हो रही करके। अतः बाह्य परिपथ में धारा S2 से जाएगी, S2 से जाएगी। जो बाह्य परिपथ होगा, ये देखिए ये बाह्य परिपथ है, तो इसमें जो धारा होगी वो बाह्य परिपथ से फ्लो करेगी, ये इस तरह से यहाँ को जा रही है। और जो तथा S1 से वापस आएगी, तथा ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये S2 से इसको जोड़ा गया है, तो इस तरह से बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जा रही है, और फिर उसके बाद S1 से जो सर्पी वाला S1 है वहाँ से वापस आ रही है जो धारा है। तो जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तब भुजा AB नीचे आएगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। इस कारण AB तथा CD में धारा की दिशाएं पहले से विपरीत हो जाएंगी, यानी कि जिस समय ये कुंडली जो है पलटेगी, यानी कि ये जो है CD नीचे चली जाएगी ऊर्ध्वाधर स्थिति में, और ये AB जो है इस साइड आ जाएगा, तो उस समय जो धारा की दिशा होगी वो इसमें पलट जाएगी, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो हमेशा अपनी धाराएं चेंज करती हैं। ठीक है, इस कारण जो है AB तथा CD में धारा की दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी, यानी जिस दिशा में वो धारा फ्लो कर रही थी पहले, अब उस दिशा की ओर नहीं जाएगी, बल्कि उल्टा उसका दूसरी तरफ को घूमेगी। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी कि जो बार बार अपनी दिशा को चेंज करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक आधा चक्कर करने के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है, क्योंकि जैसे ही ये जो है आधा चक्कर पूर्ण करेगी ये कुंडली, ये यानी कि ये नीचे चले जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, CD नीचे आ जाएंगी और ये भी इधर आ जाएंगी। तो आधा चक्कर के बनने के बाद क्या होगी, जो कुंडली होगी वो जो अपनी धारा की दिशा होगी उसको, धारा की दिशा को वो चेंज कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी ये कार्यविधि हुई। अब इसमें हम ब्रुशों का कार्य देख लेते हैं। जो ब्रुश लगे होते हैं इसमें, तो तांबे की दो पत्तियां B1 व B2 सर्पी वलयों से जुड़ी रहती हैं। मैंने आपको बताया था कि सर्पी वलय से दो ये जो ब्रुश जुड़े हैं B1 B2, ठीक है, इन पत्तियों को ब्रुश कहा जाता है। ये घूमने वाली कुंडली का बाह्य परिपथ में संपर्क बनाए रखती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो घूमने वाली कुंडली है ये उसका जो है बाह्य परिपथ से जो है संपर्क बनाए रखती हैं। अगर ये ब्रूस नहीं जुड़े होंगे तो बाह्य परिपथ से जो है कुंडली का संपर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ब्रूसों का मेन कार्य यहाँ पे ये होता है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है ये जो विद्युत जनित्र है वो किस प्रकार कार्य करता है और क्या इसकी संरचना है और किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है करके। ठीक है, तो इनको आप अपनी कॉपियों पे बना लीजिएगा और इसका डायग्राम भी जो है आसानी से अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि चित्र सहित ये जो है बनाने को आता है। ठीक है।